So today we are going to talk about fiscal policy, and it's the first step to understanding fiscal policy is to understand what are the other kinds of policy that the government undertakes. So as I said, broadly, the government undertakes two kind of policies: fiscal policy and monetary policy. इस कोर्स में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, बट ये भी जानना इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों पॉलिसीज मिलके गवर्नमेंट के एजेंडास को कवर करती हैं. So fiscal policy is mainly related with taxes and spending. So anything that the government does related to taxes or anything that the government spends comes under the title of fiscal policy. Monetary policy on the other hand is related to money. नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है that monetary is related to money. So anything that the government does related to money supply comes under the name of monetary policy. And monetary policy impacts interest rates and money supply. So basically through these channels of interest rates and money supply, government monetary policy conduct करती है और टैक्सेस और स्पेंडिंग को चेंज करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी रन करती है. तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के चैनल्स हैं जिनको यूज करके गवर्नमेंट या तो फिस्कल पॉलिसी अंडरटेक करती है या मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेक करती है. हम जिन डॉक्यूमेंट्स को इस कोर्स में कवर कर रहे हैं विच इज द इकोनॉमिक सर्वे एंड द यूनियन बजट, इस कोर्स में इन डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का मेंशन होता है और इसीलिए हम फिस्कल पॉलिसी पे फोकस करने वाले हैं. तो फिस्कल पॉलिसी ऑफिशियली कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी? सो फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमी. इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट कर रही है तो उसका फाइनल जो ब्रॉड पर्पज है वो है कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना. Through the fiscal policy, the government controls the flow of tax revenues and public expenditure to navigate the economy. If the government receives more revenue than it spends, then the government runs a surplus. While if it spends more than tax and non-tax receipts, it runs a deficit. So मैंने कल भी ये एग्जाम्पल दिया था कि एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई चीज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो और कुछ आपका इनकम है, कुछ आपके सोर्स ऑफ मनी है, अगर आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आपके पास जितना रेवेन्यू आ रहा है वो कम है, तो देन यू आर रनिंग अ डेफिसिट. यू आर स्पेंडिंग मोर देन द tax and non-tax receipts, then you run a deficit. Similarly, when the government spends more than the taxes and non-tax receipts, the government runs a deficit. On the other hand, if the government receives more revenue than it spends, अगर गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है और स्पेंड उससे कम कर रही है तो गवर्नमेंट रन्स अ सरप्लस. इट इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी नेचुरल कि अगर आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो और आपके पास कम रेवेन्यू आ रहा है तो आप डेफिसिट रन कर रहे हो, और अगर आप ज्यादा कम स्पेंड कर रहे हो vis-a-vis the revenue, then you are running a surplus. So when the government runs a deficit, it means that you don't have enough money to meet your expenditure. जितना आप स्पेंड करना चाहते हो उतना आपके पास रेवेन्यू नहीं है, तो बाकी के एक्सपेंडिचर को आप कैसे मीट करोगे? To meet additional expenditures, the government might need to borrow domestically or from overseas. तो अगर आपके पास उतना रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर कर पाए, सो द गवर्नमेंट विल ईदर बोरो डोमेस्टिकली, या वो अपने इकोनॉमी के अंदर बोरो करेगी, या वो किसी फॉरेन कंट्री से फॉरेन एड या फॉरेन लोन्स लेगी. Alternatively, the government may also choose to draw upon its foreign exchange reserves or print additional money. और जो तरीका हो सकता है कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट रन कर रही है तो दूसरे तरीके हो सकते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा एक गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है, कुछ मनी ऐसा जो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में होती है, तो ईदर द गवर्नमेंट विल डिप्लीट दैट रिजर्व, उस रिजर्व को यूज करेगी कि वो अपना एडिशनल एक्सपेंडिचर मीट कर पाए, या फिर गवर्नमेंट एडिशनल मनी प्रिंट करेगी. Additional money will come, this method, this step of printing additional money will come under the
मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट नहीं अडॉप्ट कर पा रही है, तो फिर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी दैट इट विल प्रिंट मोर मनी। नाउ इन सारे स्टेप्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप ज्यादा पैसे प्रिंट करते हो तो हो सकता है आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बिल्ड कर जाए। So definitely, I mean, there are different pros and cons to each of these steps. हम अभी उसको नहीं जज कर रहे हैं कि कौन से स्टेप का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। All we are discussing right now is that these are the different options that the government has to meet additional expenditures in case the government runs a deficit. Next is two types of fiscal policies that the government can run. One is called as an expansionary policy. The other one is called as a contractionary policy. Again, by the name itself, आप समझ सकते हो कि expansionary policy का पर्पस होगा expand करना, इकोनॉमी को expand करना। contractionary policy का मतलब है इकोनॉमी को contract करना। expansionary policy तब यूज करी जाती है जब आपकी इकोनॉमी ऐसी स्टेज में है जिसको पुश की जरूरत है। अगर आपकी इकोनॉमी का जीडीपी फॉल कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, या आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पा रही है, तब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहोगे। अगर आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रही है, यू वुड नो दैट ईच इकोनॉमी हैज इट्स ओन बिजनेस साइकिल। हर इकोनॉमी की अपनी बिजनेस साइकिल होती है। कभी ऐसी स्टेज आती है जब इकोनॉमी बहुत बूम कर रही होती है, कभी ऐसी स्टेज आती है जब इकोनॉमी एकदम फॉल कर रही होती है। सो देयर आर स्टेजेस ऑफ boom, there are stages of depression, there are stages of, so the output basically fluctuates. जो GDP होती है इकोनॉमी की वो बहुत fluctuating होती है, and depending on the existing situation of your economy, the government would want to conduct either an expansionary policy or a contractionary policy. Expansionary का पर्पस है इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ाना, एक्सपैंड करना। कॉन्ट्रैक्शनरी का पर्पस है इकोनॉमी के आउटपुट को डिक्रीज करना। नाउ इफ यू रिमेंबर, आई एम श्योर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, विच इज, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड दिस ऑलरेडी, बट यू नो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, so if I put output here on the x-axis and prices on the y-axis, then this curve represents aggregate demand. मैं अभी इसके इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि ये कर्व कहां से आता है। आई एम ओनली शोइंग दिस बिलीविंग कि आपने ये शायद पहले पढ़ा हुआ है। So yes ma'am, so aggregate demand is downward sloping, aggregate demand is upward sloping, you have prices and output. Now expansionary policy जब कोई भी इकोनॉमी कंडक्ट करती है तो क्या होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड्स शिफ्ट होता है। And initially, at the initial equilibrium, you had this level of output and this level of prices. Now, when the government conducts an expansionary fiscal policy, your aggregate demand curve will shift rightwards, and your economy will attain a new equilibrium point with a greater level of output and a greater level of prices. Right? So if you are in a situation जहां पे आपका output बहुत कम है and you want to boost your output, then you would adopt an expansionary policy and your output will increase. On the other hand, अगर आपका output now पहले ये देखो कि जब आप output increase कर रहे हो तो आपकी prices भी साथ में increase हो रही है। Now this is a trade-off. This is the biggest trade-off that you can witness in an economy, that with increasing output, you will also witness an increasing prices, believing that there is no change in aggregate supply and there is no monetary policy. Definitely you can control the increase in prices by adopting another policy, जो हम अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे, बट बिलीविंग दैट एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, देयर इज नो मॉनेटरी पॉलिसी, देयर इज नथिंग दैट्स चेंजिंग इन एग्रीगेट सप्लाई, बिलीविंग ये सारी चीजें कांस्टेंट है, हम ये देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट से आउटपुट इंक्रीज होगा और प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी कि आप इस
कितना इंक्रीज इन प्राइसेस आपकी इकोनॉमी एंटरटेन कर सकती है, अकोमोडेट कर सकती है. So when you go for an expansionary policy, it means you witness an expansion in the output as well as an expansion in the prices. Contractionary policy, on the other hand, is just the opposite of this. So you basically are in a situation जहां पे now this explains कि why would you want to go for a contractionary policy. आप क्यों किसी contractionary policy को adopt करना चाहोगे? Ideally तो अगर आप layman की तरह सोचो, then अगर आपका आउटपुट ज्यादा है तो आप अपना आउटपुट कम क्यों करना चाहोगे? द रीजन बीइंग कि अगर आपका आउटपुट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके प्राइसेस भी ज्यादा होंगे. एंड आपने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का, कि अगर आप ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी अपना पोटेंशियल आउटपुट अटेन कर चुकी है, उसके आगे अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होंगे. सो दैट विल क्रिएट अ सर्कल ऑफ इन्फ्लेशन इन योर इकोनॉमी. सो टू कंट्रोल दैट यू वुड वांट टू conduct a contractionary policy, and contractionary policy का मतलब है that the aggregate demand curve will shift leftwards and the opposite will happen, prices will fall down and output will also fall down. So you will reach a lower level of output as well as a lower level of prices. So this is just to give you a theoretical idea as well, जो आप already पढ़ चुके हो. I'm just revising it so that you can relate to what we mean by expansionary policy and contractionary policy. Moving ahead, okay, so what are the main objectives of fiscal policy in India? Fiscal policy conduct करने के क्या broad agendas हैं? There are many agendas of conducting a fiscal policy जो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, बट जो मोटे मोटे objectives हैं, जो broad objectives हैं fiscal policy को conduct करने के, they are as follows. So first is economic growth. Fiscal policy help maintain the economy's growth rate so that certain economic goals can be achieved. Definitely, if an economy is not growing, then to boost the economy's growth process, you would want to conduct a fiscal policy. Another point is price stability. As I just showed you in the diagram, कि जब भी आप कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, चाहे वो एक्सपेंशनरी हो या कॉन्ट्रैक्शनरी हो, तो वो इम्पैक्ट करती है प्राइसेस को भी और आउटपुट को भी. तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपको हेल्प करती है प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में. सो इट कंट्रोल्स द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री सो दैट व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई, prices can be regulated, and you can regulate that by conducting a contractionary fiscal policy. So the other agenda for conducting a fiscal policy is also the stabilization or monitoring of prices. Although ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि prices are related to money, so maybe it will come under monetary policy, but ऐसा नहीं है. You can also use, the government can also use fiscal policy to control both output and prices. Third is full employment. हम एज एन इकोनॉमी वी थ्योरेटिकली हमें पता है कि हर इकोनॉमी का अपना एक पोटेंशियल जीडीपी लेवल होता है, एंड दिस पोटेंशियल जीडीपी लेवल इज गाइडेड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स, कि इकोनॉमी के कितने रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी में कितना ह्यूमन कैपिटल है, कितना फिजिकल कैपिटल है, इकोनॉमी की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी है. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ aspects. So based on these aspects, the economy has a particular potential level of output, which is also called as the full employment level. ये ऐसा output level होता है जहां पे everybody is employed. There is no unemployment in the economy except frictional employment, which is employment which is not related to business cycle, unemployment which is not related to business cycle. उस unemployment के अलावा कोई भी output related unemployment economy में नहीं होती है at the level of full employment. So fiscal policy is also used to maintain that level of employment. तो आप expansionary fiscal policy conduct कर सकते हो. So suppose your suppose this is your level of current output level. Current economy यहाँ पर है,
और आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर है। तो पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट, आई एम जस्ट इंटरचेंजेबली यूजिंग द टू टर्म्स, सो इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट और पोटेंशियल आउटपुट। सो अगर आपकी करंट इकोनॉमी यहाँ पर स्टैंड कर रही है तो आप फिस्कल पॉलिसी यूज कर सकते हो बाय पुशिंग योर इकोनॉमी फर्दर। क्या करोगे आप? अगर अभी आपका करंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पर है, तो आप अपने एग्रीगेट डिमांड को इतना शिफ्ट करोगे सच दैट यू रीच दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। So you can adopt expansionary fiscal policy to reach the full employment or potential level of output. So these are the three broad agendas of fiscal policy. First is economic growth, the second is stability of prices, and the third one is to maintain full employment level. Okay. Moving ahead. Now these are some minute goals of fiscal policy, and ये जो मैंने लिस्ट यहाँ लिखी है, this is not an exhaustive list. There could be several other goals that a fiscal policy could have, but just to give you an idea of what are the other narrower goals of fiscal policy. So first is development by effective mobilization of resources. The principal objective of fiscal policy is to ensure rapid economic growth and development. This can be achieved by mobilization of financial resources. The central and state governments in India use fiscal policy to mobilize resources. So definitely किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है, को अटेन किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द इकोनॉमी बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी. फर्स्ट रूट ऑफ मोबिलाइजिंग दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज टैक्सेशन. जब गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूट के थ्रू गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की इंटेंशन के साथ टैक्सेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है. सो द गवर्नमेंट एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज बाय ईदर डायरेक्ट, बाय द वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन इंडिया, which is taxation. The next source of financial resources that the government has is public savings. So public savings can be mobilized, could be increased by reducing government expenditure and increasing surplus of public sector enterprises. So public saving कब होगी? जब government अपना expenditure कम करे और government का जब revenue बढ़ता जाएगा और expenditure कम होता जाएगा, so it will start saving. So जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे कि रेलवेज है अभी हमारे इकोनॉमी में, जब ये प्रॉफिट गेन करेंगी, जब ये सरप्लस अटेन करेंगी, सो दैट विल बी काउंटेड एज पब्लिक सेविंग, which is again going to the government. So that is another source of revenue that the government has, another source of financial resource, another financial resource that a government has. Then the next is private savings. Through effective fiscal measures such as tax benefits, the government can raise resources from private sector and households. Resources can be mobilized through government borrowings by ways of treasury bills, issuance of government bonds, loans from domestic and foreign parties, and deficit financing. So what do we, अभी तक हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, रेवेन्यू या गवर्नमेंट की जो सेविंग है वही होंगे, लेकिन even private savings are an important source of finances for the government. Now, how does private saving help the government in attaining financial resources? Is that suppose you basically, we all form part of this private saving. हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ना ही हमारा पैसा गवर्नमेंट ओन करता है, तो हमारी जो भी सेविंग होगी that will be titled as private saving. Now, suppose I am earning so and so amount and the government is giving me some tax benefits. Now, if I am getting some tax benefits, this means that जो भी पैसा मेरा उस tax benefit की वजह से बच रहा है, that is the money that I will probably save, right? Now, when my saving is increasing, then there are chances that I can invest in government bonds. So you would know that the government releases government bonds. आप गवर्नमेंट बैंक्स में पैसा रख सकते हो, या गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट रिलीज करती है. तो अगर गवर्नमेंट इज अलाउइंग मी टू सेव सम मनी
save some extra money, then there are chances that I might invest this extra money into government financial instruments. And if so, this is another channel. ये एक दूसरा channel है जिसके through government resources mobilize कर रहा है by increasing private savings. Higher private savings will lead to higher private investment, and higher private investment means indicates that there are chances that higher private saving will invest in government instruments. And if government instruments में पैसा आ रहा है, so that is again a financial resource, a financial transfer to the government. Next point, next objective of a fiscal policy is reduction in inequalities of income and wealth. Now, fiscal policy also has an intention of मेंटेनिंग इक्वालिटी. अभी तक हमने जब डायग्राम में बात करी तो हमने सिर्फ आउटपुट लेवल की बात करी, हमने ये नहीं बात करी कि वो आउटपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द सिटीजंस ऑफ द इकोनॉमी. सो रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज इज अनदर एजेंडा ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी, एंड दीज आर इनहेरेंट एजेंडाज ऑफ फिस्कल पॉलिसी. अभी हमने जो इस स्लाइड से पहले डिस्कशन करा था, दोज वर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ fiscal policy, but जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, these are inherent implicit agendas of fiscal policy. So fiscal policy aims at achieving equality by reducing income inequalities among different sections of the society. The direct taxes such as income tax are charged more on the rich people as compared to lower income groups. Indirect taxes are also more in the case of semi-luxury and luxury items, which are mostly which are mostly consumed by the upper middle class and the upper class. So by the route of fiscal policy, by introducing the taxation policy, the government also has the power to differentiate in the taxation policy. So government क्या कर सकती है, government अगर चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर कैटेगरी है, वो ज्यादा पैसा सेव करे, उनको ज्यादा टैक्स बर्डन ना पड़े, एंड जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो रिच लोग हैं, रिच इनकम कैटेगरी के लोग हैं, वो उन लोगों को ज्यादा टैक्स बर्डन मिले. सो दिस इज लाइक क्रॉस सब्सिडाइजेशन, कि आप हायर इनकम कैटेगरी से ज्यादा टैक्स ले रहे हो और लोअर इनकम कैटेगरी से कम टैक्स ले रहे हो. सो इफ यू वुड नो, जो हमारी अभी करंट टैक्सेशन पॉलिसी है, उसमें ऐसा होता है कि आपको up to a certain limit you are exempted from paying taxes. So if your annual income is less than that amount, then you are not really required to pay any taxes. So इससे क्या होता है कि जिन लोगों की एनुअल इनकम उस बेंचमार्क इनकम से कम है, वो टैक्स बर्डन से बच जाते हैं. ऑल्सो टैक्स स्लैब्स होते हैं. सो फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ इनकम आपको इतना परसेंटेज टैक्स पे करना है, फॉर अ सर्टेन हायर परसेंटेज रेंज ऑफ इनकम आपको ज्यादा टैक्स पे करना है. तो जो आपका टैक्स बर्डन है वो प्रोग्रेसिव है नेचर में, कि आप जैसे जैसे ज्यादा हायर इनकम कैटेगरी में चढ़ते जाते हो, आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है. तो फिस्कल पॉलिसी सिर्फ इस चीज में हेल्प नहीं करती कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो, बट इस चीज में भी हेल्प करती है कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं इकोनॉमी में, आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी एंड इवन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज वेरी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, there is a lot of inequality in the economy. So fiscal policy to a certain extent also tries to reduce those inequalities by differentiating in its tax regime. Next is the government invests a significant proportion of its tax revenue in the implementation of poverty alleviation programs to improve the conditions of poor people. So definitely जो भी tax revenues government attain करती है, उसका कुछ percentage also goes into different policies and programs, which are probably poverty alleviation programs or employment generation programs. So government इस revenue को जो पैसा government रिसोर्स करती है, मोबिलाइज करती है, उस पैसे को वो फाइनली स्पेंड भी करती है और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में स्पेंड करती है टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ पुअर पीपल इन द सोसाइटी. थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. सो द फिस्कल पॉलिसी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलाइज द प्राइस. Fourth is employment generation. The government is making every possible effort for employment in the country through effective fiscal measures. Investment in infrastructure has resulted in direct and indirect employment.
lower taxes and duties on small scale industrial units encourage more investment and consequently generate more employment. So it is not just one per I mean fiscal policy का सिर्फ एक पर्पस नहीं है, as you are noticing कि even employment generation is a key agenda for any fiscal policy. So जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, so हमने डिस्कस करा that there are two routes of conducting a fiscal policy, through expenditure और through revenue. Now जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, सपोज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करा, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिल्ली, दैट वी वांट टू we want to develop this particular section of the place and हमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, so डेफिनेटली वहां पे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उस काम को फुलफिल करेंगे। यू विल नीड लेबरर्स, यू विल नीड टेक्नीशियंस, यू विल नीड इंजीनियर्स, आपको डिफरेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। Now when you need different professionals, then in a way you are also generating employment. So investment in infrastructure results in employment generation as well. And also lower taxes on industrial units. अगर आप small scale industries, जो industries होती हैं जो छोटे level पे काम कर रही हैं, जो small scale हैं, अगर आप उन पे कम taxes लगाओगे तो chances हैं कि वो ज्यादा पैसा अपना investment पे लगा पाए। अगर वो investment पे पैसा लगा रही है, मतलब which means that they are intending to grow in size. अगर सपोज उन पे ज्यादा टैक्स बर्डन होगा तो उनके पास कुछ प्रॉफिट्स, उनके पास कुछ सरप्लस नहीं बचेगा टू री इन्वेस्ट इन देयर industrial operations. But if the government is making sure that they don't have enough tax burden, then there are chances that they will invest more. If they are investing more, then that will also generate more employment. Then again, different rural employment programs are being undertaken by the government to solve problems in rural areas, to generate employment. Self-employment schemes are also being introduced by the government to make sure that employment is generated. So through these channels of expenditure or lower taxes, so आप इस पॉइंट में देख रहे हो कि या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होएगा गवर्नमेंट का या टैक्सेस कम होंगे। इन दो चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट मेक श्योर करता है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। Fifth is balanced regional development. This is related to the second point that we discussed कि inequalities को कम करता है fiscal policy. So there are various projects like building up dams on rivers, electricity, schools, roads, industrial projects to mitigate the regional imbalances in the country. This is also done with the help of public expenditure. So public expenditure के थ्रू गवर्नमेंट रीजनल इम्बैलेंसेस को भी कम करने की कोशिश करता है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डैम्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, स्कूल्स बिल्ड करना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सेटअप करना, इनके थ्रू ये सब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, दीज आर ऑल डिफरेंट चैनल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पैसे जहां लगा रहा है ये वो चैनल्स हैं। तो इस एक्सपेंडिचर की वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस भी कम होते हैं। पॉइंट reducing the deficit in the balance of payment. Now balance of payment का एक important component होता है which is balance of trade, which is basically exports minus imports. Now आप चाहते हो कि आपकी कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जाएं। एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि जितने गुड्स आपकी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है और आप बाहर की कंट्रीज में सेल कर रहे हो। इंपोर्ट्स का मतलब ऑपोजिट है कि आप बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट में जब आप अपने गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको कुछ इनफ्लो ऑफ मनी होगा, और इंपोर्ट्स में आप जब कुछ गुड्स ले रहे हो तो आप आउटफ्लो ऑफ मनी करते हो। तो अगर यहाँ पे भी डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि अगर इनफ्लोज ज्यादा है और आउटफ्लोज कम है तो आपकी कंट्री डेफिसिट फेस करेगी। नाउ इसको चेक करने के लिए थ्रू द रूट ऑफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है। जो हमारी कंट्री में ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट में भी सेलिंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। नाउ अगेन दीज इंसेंटिव्स कुड ईदर बी थ्रू द चैनल ऑफ टैक्सेस और थ्रू द चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के थ्रू हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे जो एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दे, या एक्सपोर्टर्स के ऊपर खर्चा कर रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोबेबली गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉलिसीज जो उनको हेल्प कर रही है। टैक्सेस के थ्रू कैसे कर सकती है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ये डिफरेंशिएट करे कि एक्सपोर्टर्स को कम टैक्सेस पे करने हैं
या जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेस इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे करती हैं वो कम पे करने हैं. तो एक तरीके से through the channel of taxes and expenditure, the government is supporting the exporters. And on the other hand, uh, they are curbing measures such that they check the level of imports. Government क्या चाहती है कि imports इतने ज्यादा ना हो relative to the exports. तो again through the channel of taxes and expenditure, the government controls the level of imports. So probably government ऐसी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेगी जो इम्पोर्टर्स को बहुत, मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ तो आपको ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो फाइनल प्राइस आप पे कर रहे हो वो ज्यादा है. तो अगर सपोज इफ आई प्लान टू इम्पोर्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री एंड आई हैव द ऑप्शन, मेरे पास उसी प्रोडक्ट का एक डोमेस्टिक ऑप्शन भी है, तो अगर मैं कंपेयर करूं प्राइसेस और अगर इस पे मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है जो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि मेरा मन बदल जाए और मैं डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करूं. तो गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स श्योर, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के चैनल के थ्रू गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि ट्रेड का बैलेंस इंटैक्ट रहे. अगर कोई डेफिसिट हो रहा है वहां पर तो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के थ्रू, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के थ्रू उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है. Seventh is very obvious that it increases national income, which we have already discussed, that the government fiscal policy introduce करने का एक broader agenda है कि economic growth हो, national income increase हो, output increase हो. Next is a very simple difference, that fiscal और monetary policy का difference क्या है. Although monetary policy का भी एजेंडा सेम होता है, दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो है उनके दोनों के एजेंडा सेम है. आउटपुट, प्राइसेस, जो ब्रॉड एजेंडाज हैं वो दोनों के सिमिलर हैं, लेकिन तभी भी इन दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री मेनली एडमिनिस्टर्स द मॉनेटरी पॉलिसी. Monetary policy is controlled by RBI, which is the central bank of the country, and anything that happens related to the interest rates or related to money supply, that is governed by the Reserve Bank of India. Monetary policy majorly deals with money, currency, and interest rates, as I already said. On the other hand, fiscal policy is dealt by the government and it deals with taxation and spending by the central government. You should know that the RBI is not, it doesn't really come under the government. RBI is an autonomous body. तो जो हमारी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, विच इज नॉट रियली ऑफिशियली नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी इन आर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय दैट बॉडी. गवर्नमेंट हैज द रोल, government has some say in the monetary policy, but ultimately it is the decision of the RBI to conduct whichever monetary policy it wants to conduct. Fiscal policy, on the other hand, is completely the prerogative of the government. So government fiscal policy, taxation and expenditure, कहाँ करना है, क्या करना है, कितने taxes, क्या tax rate charge करना है, this all comes in the hands of the government. Okay, so this is precisely what I wanted to talk about, giving you an introduction of what fiscal policy is, what are the intentions of fiscal policy,